इस कहानी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर की बातों से हमें पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने लड़के का मर्डर कर दिया है और उसने खुद भी सुसाइड कर लिया है। फिर वहां हमें एक कैमरामैन और एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो वहां की न्यूज कवर करने आए हैं। बैकग्राउंड में न्यूज कास्टर बताती है कि ये फुटेज खुद कैमरामैन ने ही अपलोड की है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अभी ब्रॉडकास्ट होना बाकी है। दोनों जैसे ही न्यूज कवर करना शुरू करते हैं, तभी कैमरामैन नोटिस करता है कि लेडी की डेड बॉडी हिल रही है। तभी अचानक से लेडी की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर को काट लेती है। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कुछ समय बाद लड़का भी जिंदा हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी गोलियां लगने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मरते हैं। तभी जैसे ही ये गोली लड़के के सर में लगती है तो वो तुरंत ही मर जाता है। इसी बीच वो लेडी ज़ॉम्बी न्यूज रिपोर्टर को काट लेती है और ऑफिसर तुरंत ही लेडी को शूट कर देता है। फिर न्यूज कास्टर बताती है कि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो फुटेज डाउनलोड की है, लेकिन हर फुटेज में असली सच्चाई को छिपाया गया था। इसके बाद न्यूज कास्टर इससे रिलेटेड एक फिल्म दिखाना शुरू करती है। इसमें इसके फ्रेंड जेसन ने असली सच्चाई को शूट किया था। फुटेज की शुरुआत में ट्रेसी रात के समय जंगल में भागती हुई नजर आती है। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी पीछे से उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब जेसन की एक मूवी का सीन है और डेड बॉडी वाले कैरेक्टर में रिडली नाम का एक लड़का है। जेसन दोनों से थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वो सीन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये सारा सीन खुद जेसन ही कैमरे में शूट कर रहा होता है, जहाँ पर उसके कुछ और दोस्त भी मौजूद होते हैं। तब नैरेटर बताती है कि जेसन इस हॉरर मूवी को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहा था। तभी वहाँ पर इनका एक साथी आता है और बताता है कि रेडियो पर एक अजीब सी न्यूज आ रही है। फिर सभी लोग उस न्यूज को सुनते हैं, जिसमें पता चलता है कि अलग अलग जगहों पर डेड बॉडी वापस जिंदा हो गई है। लेकिन टोनी इस न्यूज को सीरियसली नहीं लेता है, जबकि प्रोफेसर और बाकी लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इसके बाद रिडली वहाँ से जाने लगता है। तब उसके साथ में फ्रेंसिन भी वहाँ से चली जाती है। अब जेसन को भी अपनी गर्लफ्रेंड डेब्रा की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसके हॉस्टल रूम की तरफ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि लगभग सभी लोग वहाँ से चले गए हैं। इसके बाद जेसन तुरंत डेब्रा के रूम के पास जाता है, लेकिन डेब्रा दरवाजा खोलते ही हमला करने वाली होती है, क्योंकि न्यूज सुनने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा डर गई थी। डेब्रा अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए डेब्रा को अपनी फैमिली के बारे में चिंता होने लगती है। फिर हमें ये पता चलता है कि डेब्रा ही बैकग्राउंड वाली नैरेटर है। इसके बाद वो सब एक ट्रेलर से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि डेब्रा जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहती है। लेकिन जेसन अभी भी वीडियो शूट करना जारी रखता है। वहाँ पर मेरी नाम की लड़की इस ट्रेलर को चला रही होती है। तभी अचानक से इनको सामने दो गाड़ियाँ जलती हुई नजर आती है और मेरी की नजर एक पुलिस ऑफिसर पर जाती है, जो कि पूरी तरह से जल गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और मैरी तुरंत उसे हिट करके वहाँ से आगे की तरफ जाने लगती है। लेकिन फिर उनके सामने तीन और लोग आ जाते हैं और मैरी उनको भी कुचल कर आगे बढ़ जाती है। इस बात से मैरी को बहुत दुख होता है। फिर डेब्रा उसे समझाती है कि वो लोग पहले से ही मरे हुए थे, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैरी उसकी बात नहीं सुनती है और ट्रेलर से बाहर चली जाती है। इसके बाद सभी लोग भी रेस्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। मैरी इन सब से अलग अकेली बैठी होती है और लोगों के मारने की गिल्ट से खुद को शूट कर लेती है। ये देखते ही सभी लोग उसके पास जाते हैं। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि मैरी की सांसें अभी भी चल रही हैं। इसके बाद ये लोग मैरी को तुरंत ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली होता है। तभी डेब्रा को किसी की आवाज सुने देती है और ये लोग उस तरफ जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये आवाज एक रेडियो से आ रही है। तभी गॉर्डी आवाज को ध्यान से सुनता है। उसमें से इनको कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी देती है, लेकिन तुरंत बाद ही वहाँ से फायरिंग की आवाज भी आने लगती है। इस बात से सब हैरान हो जाते हैं। तभी गॉर्डी किसी की आवाज सुनता है जो सर में शूट करने के लिए बोल रहा था। अब इनको रियलाइज हो जाता है कि रेडियो पर आ रही न्यूज सही थी। फिर ये लोग कुछ दूर आगे जाते हैं और इनको एक पर्दे के पीछे डॉक्टर और नर्स नजर आते हैं, लेकिन डॉक्टर जब बाहर आता है तब इनको पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया है। इसलिए गॉर्डी तुरंत ही उसके सर में शूट करके उसे मार डालता है। इसके बाद एक नर्स भी बाहर आती है और वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए डेब्रा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है। अब ये लोग हेल्प खोजने के लिए दूसरी तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन जेसन इनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके कैमरे की बैटरी खत्म होने लगती है और वो उसे रिचार्ज करना चाहता है। इसके बाद बाकी लोग हेल्प खोजने वहाँ से चले जाते हैं और जेसन मैरी की बॉडी के साथ वहीं पर रुकता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी भी हालत खराब होने लगती है। फिर डेब्रा एक कैमरे के साथ वहाँ आती है और उसकी बॉडी पर कुछ खून भी लगा होता है। जेसन डेब्रा से पूछता है कि वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ और तुम्हारे ऊपर ये खून कैसा है। तब डेब्रा बताती है कि अंदर एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन उसके काटने से पहले ही गॉर्डो ने उसे शूट करके मार दिया। अब दोनों आपस में बातें करने में बिजी होते हैं। उसी समय वहाँ का एक पेशेंट ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन तभी गॉर्डी वहाँ आकर उसे शूट कर देता है। इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। पिछले आधे घंटे में गॉर्डी ने 4 लोगों को मार दिया था, इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है। उसी समय मैरी की बॉडी चेंज होने लगती है और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है।
फिर गॉर्डी मैरी को शूट करने जाता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे शूट नहीं कर पाता है। तब प्रोफेसर अपने हाथों से मैरी को मार देता है। इसके बाद प्रोफेसर वो गन टॉनी को दे देता है और सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। उसी समय पीछे से एक पेशेंट ज़ॉम्बी आ जाता है और गॉर्डी के हाथ पर काट लेता है। तब एलियन तुरंत उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है और उसके सीने पर अटैक कर उसे मार डालता है। ये सब देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कैसी बहुत दुखी हो जाती है। गॉर्डी को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये लोग मैरी को दफना देते हैं। इसके बाद ये लोग उसे भी दफना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग एक टाउन में पहुँचते हैं। तभी इसी बीच इनके ट्रेलर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ट्रेसी को रिपेयरिंग का काम आता था, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है। तभी एक आदमी आकर उन पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये एक जिंदा इंसान है, तब वो आदमी शांत हो जाता है। वो आदमी गूंगा और बहरा था। फिर ये लोग इशारे से बताते हैं कि इनकी ट्रेलर खराब हो गई है और वो उसका घर यूज करना चाहते हैं। फिर ये लोग उसके घर में जाते हैं और ट्रेलर को रिपेयर करने लगते हैं। तभी उनको घर के बाहर कुछ हलचल नजर आती है। चेक करने पर ये लोग पाते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और अब वो सभी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब सैम इनको पीछे वाले दरवाजे की तरफ ले जाता है। अब वहाँ से ज़ॉम्बी अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन सैम तुरंत ही उस दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन दो ज़ॉम्बी पहले ही अंदर घुस गए थे, मगर वो लोग किसी तरह से उन दोनों को मारने में भी कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी ट्रेलर को रिपेयर करने में बिजी होती है। उसी समय वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन ठीक समय पर सैम वहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर जैसे ही ट्रेलर रिपेयर हो जाता है, तब सभी लोग उसके अंदर आने लगते हैं, लेकिन इसी बीच सैम को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे काट भी लेता है। जिसके बाद सैम घास काटने वाले एक टूल को अपने सर में घुसाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी की मौत नहीं मरना चाहता। इसके बाद बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पूरे टाउन में अब केवल ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे और किसी को भी पता नहीं था कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। अब इनके पास फूड सप्लाई और फ्यूल मौजूद नहीं होता है, इसलिए ये लोग एक जगह पर रुककर इसके बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनके पास काफी हथियार होते हैं। वो लोग इनके बारे में पूछने लगते हैं। तभी इसी दौरान वहाँ पर फायरिंग होने लगती है, जिसके बाद वो लोग इनको लेकर एक वेयर हाउस में आते हैं, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सेफ होती है। फिर इनको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ सर्वाइवर का एक ग्रुप है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा फूड सप्लाई और फ्यूल इकट्ठा कर रखा है। उसी समय डेबरा को उसके छोटे भाई का मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कैंपिंग के लिए बाहर गए थे और वो अभी तक रास्ते में है। इस बात से डेबरा काफी घबरा जाती है और तुरंत ही अपने घर जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद डेबरा ट्रेलर में फ्यूल भरने लगती है, लेकिन लीडर उसे ज्यादा फ्यूल नहीं देता है। तब डेबरा उसके साथ बहस करने लगती है, लेकिन लीडर एक अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता है। इसके बाद सभी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ फूड सप्लाई और वेपन लेते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग डेबरा के घर पर आ जाते हैं, लेकिन उसका घर अभी भी बंद होता है। डेबरा को लगता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी रास्ते में हैं, इसलिए वो उनके लिए वेट करने का डिसाइड करती है। इसके बाद बाकी लोग भी डेबरा के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में वो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर डेबरा डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन पिन गलत होने से वहाँ का अलार्म चालू हो जाता है। इसके बाद ये लोग उसे बंद करने के लिए गैराज में जाते हैं। वहाँ पर डेबरा देखती है कि उसके पेरेंट्स की कार तो गैराज में है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स घर पर आ गए हैं। उसी समय टोनी की नजर कार की विंडो पर पड़ती है, जिसका ग्लास टूटा हुआ था और उस पर काफी ब्लड लगा था। ये देखते ही डेबरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स और भाई को खोजने का डिसाइड करती है। तभी उसी समय डेबरा का भाई उस पर अटैक कर देता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गया था। ये देखते ही प्रोफेसर तीर से उसके भाई को शूट कर देता है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब डेबरा की मदर सोफे के पीछे से बाहर आती है, जो कि अपने ही हस्बैंड को मार कर खा रही थी। फिर प्रोफेसर उसे भी मार देता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग रिडली के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाजा खुला होता है और रिडली भी घर के अंदर नहीं होता है। तभी अचानक से रिडली वहाँ के पैनिक रूम से बाहर आता है, जहाँ से वो सभी सीसीटीवी कैमरों पर नजर रख रहा था। फिर ये लोग रिडली से पूछते हैं कि फ्रेंसिन और तुम्हारे पेरेंट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तब रिडली बताता है कि फ्रेंसिन के पेरेंट्स और सभी स्टाफ मर चुके हैं, वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए मैंने ही उनको मार दिया। जिसके बाद वो डेबरा और टोनी को लेकर पुल के पास जाता है। तभी टोनी नोटिस करता है कि रिडली के हाथ में ब्लीडिंग हो रही है। पुल का नजारा देखकर डेबरा घबरा जाती है, क्योंकि रिडली ने सभी डेड बॉडीज को उसके अंदर फेंक दिया था। लेकिन अगले ही पल रिडली वहाँ से गायब हो जाता है और टोनी को शक हो जाता है कि रिडली के हाथ पर जरूर किसी ज़ॉम्बी ने काटा है। वहीं दूसरी तरफ हम रिडली को देखते हैं, जो कि वहाँ से नीचे गिरकर मारा जाता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो भी जिंदा हो जाता है और अब रिडली भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। वो बाहर आकर प्रेसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसी वहाँ से भागने लगती है। फिर प्रेसी किसी तरह रिडली को मारकर बेहोश कर देती है और गुस्से में अकेले ही ट्रेलर को लेकर चली जाती है। जिसके बाद एलियट को हम बाथरूम में देखते हैं, जहाँ पर रिडली आकर उस पर अटैक कर देता है और उसको बाथ टब में डुबाकर मार देता है। ये सारी चीजें प्रोफेसर कैमरा से देख लेता है
इसके बाद वो सबको इस बारे में बताता है और पैनिक रूम में छिप जाने के लिए कहता है। सब उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन जैसन इसके लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। इसके बाद जैसन बिना बताई ग्रुप से अलग हो जाता है, लेकिन तभी रिडली उस पर अटैक कर देता है और उसे भी काट लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग उसके पास जाते हैं और प्रोफेसर रिडली के सर को फोड़कर मार देता है। अब जैसन ज़ॉम्बी बनकर जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो डेबरा से खुद को मार देने के लिए कहता है, जिसके बाद डेबरा उसके सर में शूट करके मार देती है। जैसन की मौत से डेबरा बहुत दुखी होती है, लेकिन वो उसकी फिल्म को कंटिन्यू रखती है। अभी कुछ समय बाद घर के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देखकर डेबरा, टॉनी और प्रोफेसर खुद को पैनिक रूम में बंद कर लेते हैं। लास्ट में हमें एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसे जैसन ने जंगल में शूट किया था। इस वीडियो क्लिप में कुछ लोग होते हैं जो जंगल में हंटिंग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन इनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि जिंदा इंसान होते हैं, जिसे इन लोगों ने उसके बाल के सहारे पेड़ से लटकाया होता है और उसे शूट कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।